दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, संधि सम्मेलन और सूचकांकों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, संधि सम्मेलन और सूचकांक। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास 25 मई 2021 को कहां खोलने की मंजूरी दी है? तो ये है दोस्तों अड्डू शहर, मालदीव में। अगला है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 मार्च 2021 को शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण त्रिपुरा में सबरूम स्थित फेनी नदी पर बना वह सेतु जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये है भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु जो फेनी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु सबरूम यानी भारत को रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ता है। अगला है कि अफगानिस्तान में सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है 9 फरवरी 2021 को किसके बीच? तो उत्तर है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान में शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रथम आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का आयोजन कब किया गया है? तो 1 से 4 फरवरी 2021 को। अगला प्रश्न है कि भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया गया कब? 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस अवधि को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो ये है 2021-22 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। एक देखिए, एक प्रश्न है कि नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का जनवरी 2021 में आवंटन किया गया सतलज जल विद्युत निगम को। और नेपाल में कार्यान्वित की जा रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो ये क्षमता है 679 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता और आपदा सामग्री उपलब्ध कराई है? तो ये है फिजी। दोस्तों फिजी यासा उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित था। अगला प्रश्न है कि 17-18 दिसंबर 2020 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश फिजी में यासा चक्रवात ने तबाही मचाई थी जो किस श्रेणी का था? तो ये दोस्तों श्रेणी 5 का चक्रवात था। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान सम्मेलन 2020। देखिए अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इसका सह आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार और फिनलैंड सरकार के द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया कब? तो ये है 20 नवंबर 2020 को। अगला प्रश्न है भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता वर्चुअल रूप से कब आयोजित की गई? तो 19 नवंबर 2020 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो दोस्तों ये है इटली। और यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगला प्रश्न है कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ट्राइका GCC ट्राइका का वार्षिक राजनीतिक संवाद कब आयोजित किया गया? तो ये 3 नवंबर 2020 को। दोस्तों 7वां भारत यूरोपीय विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श कब आयोजित किया गया?
22 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों ये सभी सम्मेलन भौतिक रूप से नहीं बल्कि वर्चुअल रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रहे हैं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत। अगला है कि 7 अक्टूबर 2020 को भारत जापान के विदेश मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता कहां पर आयोजित हुई? टोक्यो में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये 26 सितंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे के बीच आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कब किया गया? तो ये 12 सितंबर 2020 को। और सितंबर 2020 में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान नई आसियान भारत कार्य योजना को किस वर्ष के लिए अपनाया गया है? तो दोस्तों नई आसियान भारत कार्य योजना को वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के लिए अपनाया गया है। अगला प्रश्न है इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस। दोस्तों 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन कहां आयोजित किया गया? दोहा में। और 9 से 10 सितंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहां आयोजित हुई? तो ये मास्को में आयोजित की गई संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए डाउकंडी बांग्लादेश से सोनमुरा त्रिपुरा ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन कब प्रारंभ हुआ है? 3 सितंबर 2020। तो देखिए बांग्लादेश से भारत के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग ये डाउकंडी बांग्लादेश में है और सोनामुरा त्रिपुरा में है। 3 सितंबर 2020 को इनके बीच अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन हुआ। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली निर्यात खेप भेजी गई किस पोत से? तो बांग्लादेशी पोत MV प्रीमियर के द्वारा। अगला प्रश्न है 13 अगस्त 2020 को भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन किस देश के साथ हस्ताक्षरित किया है? तो नाइजीरिया के साथ। और एक प्रश्न है जुलाई 2020 में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे? तो बांग्लादेश को। अगला है दोस्तों 29 जून 2020 को थिम्पू में किस परियोजना के लिए एक साझा उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये था खोलांगछू पनबिजली परियोजना। खोलांगछू पनबिजली परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है और खोलांगछू पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो कि त्रासियांगसे जिला पूर्वी भूटान में स्थित है। तो थिम्पू में दोस्तों खोलांगछू जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है इसके एक साझा उद्यम समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। जून 2020 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितनी राशि देने की सहमति जताई है? तो ये है $15 मिलियन। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मध्य वर्चुअल शिखर वार्ता का आयोजन कब किया गया? तो ये 4 जून 2020 को। और अगला प्रश्न है महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 यानी वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 जारी की गई कब? तो फरवरी 2021 में महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। केवल 10 राष्ट्रों बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और स्वीडन में। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन है? तो पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश चीन है। अगला प्रश्न है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई 2 मार्च 2021 को और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे? एलन मस्क अमेरिका के, जिनकी संपत्ति $197 बिलियन थी।
दोस्तों हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के मुकेश अंबानी ये 83 बिलियन डॉलर के साथ विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में 8वें स्थान पर रहे थे। अगला प्रश्न है बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश कौन है? तो सही उत्तर है अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, भारत और नीदरलैंड बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक अनुसंधान संगठन को सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। और ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ में की गई प्रथम वर्षगांठ को नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाया गया 23 मार्च 2021 को। दोस्तों ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ को नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है मरणासन्न स्थिति वाले मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया को वैध घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश कौन है? तो ये स्पेन है। और इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाले 3 अन्य देश नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग है। स्पेन अब यूरोप का चौथा देश हो गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के और घूंघट आदि पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो ये है श्रीलंका। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया है किस वर्ष को? तो वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया है। देखिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किसने शुरू किया था? भारत ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 को घोषित किए गए हैं दोस्तों। पहला तो है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा है सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा है फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और चौथा है बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2021 को इन वर्षों के रूप में घोषित किया गया है। आप इन चारों वर्षों के जो है नाम याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है किस रूप में? तो आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स यानी ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को घोषित किया गया है। भारत द्वारा चाबहार दिवस, चाबहार दोस्तों ये एक बंदरगाह है। चाबहार दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च 2021 को। आपको बताना है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि यानी यूएन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूयॉर्क में कब अंगीकृत किया गया है? तो ये तिथि है 7 जुलाई 2017 को। 24 अक्टूबर 2020 को नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि का अनुसमर्थन यानी रेटिफाई करने वाला 50वां राष्ट्र कौन है? तो ये है दोस्तों होंडुरास। और 50 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने के बाद नाभिकीय हथियारों के निषेध की संधि कब लागू हुई है? 22 जनवरी 2021 से नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि लागू हो गई है। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में सिप्री इसके द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक देश कौन है? तो ये अमेरिका है। और वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक यानी इंपोर्ट करने वाला देश सऊदी अरब है। दोस्तों 2016 से 2020 की अवधि में विश्व के शस्त्र आयातक देशों की सूची में दूसरा स्थान भारत का है, यानी सऊदी अरब सबसे बड़ा आयातक है शस्त्रों का, भारत दूसरे स्थान पर है। दोस्तों इस अवधि यानी 2016 से 2020 की अवधि में भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति कहाँ से की गई है? रूस के द्वारा। और देखिए 2016 से 2020 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातक देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो शस्त्र निर्यात में भारत 24वें स्थान पर है। भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक कौन हैं? तो म्यांमार है, श्रीलंका है और मॉरिशस है। अगला प्रश्न है दोस्तों टाइम 100 नेक्स्ट सूची 2021 में शामिल भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं? तो इसमें देखिए विजया गड्डे ट्विटर के प्रमुख विधि सलाहकारी, ऋषि सुनक यूके के वित्त अधिकारी, चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के प्रमुख,
अपूर्व मेहता इंस्टाकार्ट के संस्थापक, शिखा गुप्ता गेट्सअप के कार्यकारी निदेशक और रोहन पावुलूरी ये अपसाल्व के संस्थापक हैं। तो देखिए ये टाइम 100 नेक्स्ट सूची 2021 में शामिल भारतीय हैं। अगला प्रश्न है UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ने की घोषणा 8 फरवरी 2021 को किसने की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अमेरिका दोस्तों UNHRC की सदस्यता से वर्ष 2018 में अलग हो गया था। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत 5 फरवरी की तिथि को किस डेट के रूप में घोषित किया गया है? तो ये कश्मीर अमेरिकन डे के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों प्रतिवर्ष 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस यानी कश्मीर सॉलिडारिटी डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस पाकिस्तान के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती और सीमा बंधन यानी रिडक्शन एंड लिमिटेशन के लिए उपायों पर अमेरिका और रूस के मध्य कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई है? तो ये है न्यू स्टार्ट संधि। दोस्तों न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 को प्रभावी हुई थी और इसकी मूल निर्धारित अवधि 5 फरवरी 2021 तक थी, लेकिन अमेरिका और रूस ने आपसी सहमति के आधार पर न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित किया है और अब यह संधि 4 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। अगला प्रश्न है उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी आइलैंड के निर्माण की घोषणा किसने की है? डेनमार्क ने दोस्तों 4 फरवरी 2021 को उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा की है, जहां से काफ़ी हद तक विद्युत उत्पादन करके ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्तापलट किस देश में किया गया? म्यांमार में। और श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने हुए 2019 में त्रिपक्षीय समझौते से किन 2 देशों को अलग कर दिया है? भारत और जापान को। और प्रतिवर्ष विश्व में मृत्युदंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों मृत्युदंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020 के अंत तक कानून के माध्यम से सभी अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है किन देशों ने? 108 देशों ने। और चीन के अतिरिक्त 2020 में सर्वाधिक मृत्युदंड कहाँ क्रियान्वित किए गए? तो ये ईरान में 246 प्लस मृत्युदंड चीन के अतिरिक्त ईरान में दिए गए। दोस्तों जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2021 को रूस ने ओपन स्काई संधि यानी मुक्त आकाश की संधि से अलग होने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि कब प्रभावी हुई थी? 2002 में। अगला प्रश्न है नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि है UNTPNW जो 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर विश्व का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण कौन है? तो ये है PCV यानी पीपुल्स क्लाइमेट वोट। ये जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण है। दोस्तों पीपुल्स क्लाइमेट वोट के परिणामों को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 27 जनवरी 2021 को जारी किया गया। UNDP के पीपुल्स क्लाइमेट वोट में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 50 देश शामिल हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किसने प्रारंभ किया? तो देखिए भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको और आयरलैंड ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में अपने 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वो कौन है? तो वो है तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोधक समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो कुल सदस्य 15 होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2020 को गर्भपात को वैध घोषित करने वाला कौन सा लैटिन अमेरिकी देश है? ये अर्जेंटीना है। और 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया है। अगला प्रश्न है हवाई द्वीप स्थित वह ज्वालामुखी जो 20 दिसंबर 2020 को सक्रिय हुआ, तो इसका नाम है किलायू ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल में आजीवन सदस्यता देने वाला कानून कहाँ पास हुआ है? तो ये है रूस में। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्च 1946 में अमेरिका और यूके के मध्य हुए यूके यूएसए समझौते के परिणाम स्वरूप क्या अस्तित्व में आया, कौन सा गठबंधन था? तो ये था फाइव आइज, FVEY यानी फाइव आइज गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्च 1946 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के समझौते के फलस्वरूप आया था। वर्तमान में फाइव आइज नामक गठबंधन में शामिल 5 देश कौन हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक द तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पारित करने वाला देश कौन है? तो ये है अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महिला यानी UN वीमेन के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए MOU हस्ताक्षरित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये केरल है। और दिसंबर 2020 में चर्चा में आया बंगाल की खाड़ी स्थित बांग्लादेश का वह द्वीप जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को बसा रही है, तो ये है भसनचार। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2020 को मानव रहित हवाई प्रणाली यानी ड्रोन पर नए नियम किस देश ने बनाए हैं? अमेरिका ने। और दिसंबर 2020 में आए तूफान बेल्ला तूफान से कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो ये फ्रांस और ब्रिटेन प्रभावित हुए हैं दिसंबर 2020 में आए तूफान बेल्ला से। अगला प्रश्न है 23 अक्टूबर 2020 को अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा किसने की है? सूडान ने। और 14 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों की सूची से आधिकारिक रूप से किसे बाहर किया है? तो ये सूडान को बाहर किया है अमेरिका ने आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों की सूची से। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2020 को अमेरिकी मध्यस्थता में इजरायल के साथ शांति समझौते की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों इजरायल के साथ मोरक्को ने भी शांति समझौते की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 17वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय महिलाएं कौन हैं? तो इसमें 3 महिलाएं हैं। निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान, रोशनी नाडार मल्होत्रा को 55वां और किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में चीन और नेपाल द्वारा की गई संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितनी वृद्धि की गई है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई है और अब ये ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो गई है। अगला प्रश्न है कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और हुआ लांग वन प्रौद्योगिकी से युक्त चीन के पहले परमाणु रिएक्टर को ग्रिड से कब जोड़ा गया है? तो दोस्तों हुआलांग वन टेक्नोलॉजी से जो है युक्त चीन के पहले परमाणु रिएक्टर को ग्रिड से 27 नवंबर 2020 को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2020 को जिन 2 अरब देशों ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो है संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। इन्होंने इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजरायल के मध्य हुए समझौते को क्या नाम दिया गया है? ये अब्राहम समझौता इसका नाम दिया गया है। अब्राहम समझौता कहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ है? व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन DC, अमेरिका में।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का 190वां सदस्य कौन सा है? तो ये है एक देश है इंडोरा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है। CICA का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। 24 सितंबर 2020 को वर्ष 2020 से 22 की अवधि के लिए सीका की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? कजाकिस्तान ने। और 14 सितंबर 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य किसे चुना गया है? भारत को। अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या है? तो ये है बाराकाह संयंत्र, जो आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये है भारत। और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दिवस घोषित किया गया है दशक, तो 2021 से 2030 को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो तिथि याद रखिए 5 नवंबर को। और जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन के पर्यवेक्षक का दर्जा किसे दिया गया? तुर्कमेनिस्तान को। दोस्तों जुलाई 2020 में WTO में ऑब्जर्वर का दर्जा तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में WTO के सदस्य देशों की संख्या 164 है। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अपने को अलग करने की घोषणा की है? तो ये है रूस। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 आसियान देशों और 8 वार्ता भागीदार देशों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका हैं, इनके रक्षा मंत्रियों की बैठक का नाम क्या है? तो ये है ADMM+। दोस्तों 8वीं ADMM+ बैठक का आयोजन कब किया गया? 16 जून 2021 को। और एक देखिए WSIS फोरम, जो कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 है, इसका आयोजन मई 2021 में किसके द्वारा किया गया? तो WSIS फोरम का आयोजन यूनेस्को, अंकटाड और UNDP के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आप जानते भी हैं, 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने किस अवधि के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को अंगीकृत किया है? तो ये अवधि है 2021 से 2025। और 2021 के लिए आसियान का अध्यक्ष कौन है? तो ये है ब्रुनई दारुसलाम। दोस्तों 38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यहाँ पर देखिए 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच ब्रुनई दारुसलाम में। अगला प्रश्न है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 11 से 13 जून 2021 के दौरान। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कार्बिस बे कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 47वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में किसको आमंत्रित किया गया? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका G7 समिट में अतिथि देशों के रूप में शामिल थे। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय या थीम जो था वो था बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर कब आयोजित किया गया? तो ये 12 मार्च 2021 को। क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने। दोस्तों क्वाड जो है ये एक रणनीतिक या रक्षा क्षेत्र के लिए रणनीतिक साझेदारी का प्रयास है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यापार और निवेश पर प्रथम उच्च स्तरीय संवाद आयोजित किया गया भारत और यूरोपीय संघ के बीच। और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक किसके बीच आयोजित हुई है? भारत और बहरीन के मध्य 4 फरवरी 2021 को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में संगठित संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया कहाँ पर? तो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 में, जिसको क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट भी कहा जाता है। दोस्तों क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 का मेजबान देश नीदरलैंड है। और 2021 जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन की आयोजन अवधि 25-26 जनवरी 2021 रही।
अगला प्रश्न है 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन उलियानोस्क रूस में किया गया। और रियाद में वर्चुअल माध्यम से 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2020 सऊदी अरब की मेजबानी में कब संपन्न हुआ? तो 21-22 नवंबर 2020 को 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दोस्तों 15वें G20 लीडर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 15वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय या थीम क्या था? तो ये था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। अगला प्रश्न है 5 जून 2021 को 8 लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे और यूरोपीय संसद के सांसदों ने क्या गठन किया है? तो ये है चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन। ये 8 लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन है। अगला प्रश्न है 27 मार्च 2020 को नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की सदस्यता किस देश ने ग्रहण की है? तो ये है उत्तरी मैसिडोनिया। और उत्तरी मैसिडोनिया दोस्तों अब नाटो का 30वां सदस्य है। नाटो में अब कुल सदस्य देशों की संख्या 30 हो गई है। अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2020 को G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा ग्रहण की गई? इटली के द्वारा। वर्ष 2022, 23 और 24 के G20 शिखर के अध्यक्ष कौन होंगे? तो दोस्तों 2022 का इंडोनेशिया, 2023 का भारत और 2024 G20 का अध्यक्ष ब्राज़ील होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में G20 राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कब प्रस्तावित है? तो ये रोम में 30-31 अक्टूबर 2021 को G20 राष्ट्राध्यक्षों का 16वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आइए देखते हैं 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 17 नवंबर 2020 को। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्चुअल रूप से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहाँ पर देखिए वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों और उनके 5 FTA यानी व्यापार भागीदार देशों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता कौन सा है? तो इसका नाम है RCEP जो है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अगला प्रश्न है चौथे RCEP शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 15 नवंबर 2020 को। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण दोस्तों सम्मेलन है 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कब किया गया? 14 नवंबर 2020 को। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक अद्वितीय मंच है जिसमें शामिल हैं तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हैं। दोस्तों पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में जो सदस्य हैं वो कौन से हैं? तो इसमें एक तो 10 आसियान सदस्य राष्ट्र हैं ही, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 12 नवंबर 2020 को। और देखिए संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 10 नवंबर 2020 को। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रों के प्रमुखों के परिषद की 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। और संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। एक प्रश्न और है कि भारत संघाई सहयोग संगठन का जो है प्रारंभिक सदस्य नहीं रहा है। और प्रश्न है कि भारत कब संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? 2017 में। और संघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? 2021 में।
अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल किसके द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ये है सोलर कंपास 360। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित की गई थी और 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एक प्रश्न है, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान के नए उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये हैं इब्राहिम रईसी। और इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया है? नफ्ताली बेनेट ने। दोस्तों, वह देश जहां 14 वर्ष बाद 22 मई से 31 अगस्त 2021 के मध्य राष्ट्रीय चुनाव कराने की घोषणा की गई है, फिलीपींस में। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? गिलेर्मो लासो मेंडोजा ने। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये हैं मार्था कूम। दोस्तों, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कूम 19 मई 2021 को जो है नियुक्त हुई हैं। अमेरिका में किस भारतवंशी को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? ये है माजू बर्गीज। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लीजिया नेरोन्हा, भारतीय अर्थशास्त्री को। और 22 फरवरी 2021 को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराकली गरिबाशविली। और इटली के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? मारियो द्राघी। और देखिए, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? 26 जनवरी 2021 को एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कल्लास बनी हैं। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जो बाइडेन ने। और अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके दोनों शीर्ष पदों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर महिलाएं विराजमान हैं? तो एस्टोनिया में दोस्तों प्रधानमंत्री काजा कल्लास हैं और राष्ट्रपति केस्ट्री कलजुलैद हैं। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 2020 को नैसेट को भंग कर दिया गया। नैसेट कहाँ की संसद है? तो नैसेट इजरायल की संसद को कहा जाता है। दोस्तों, सूची में आइए देखते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता कहाँ पर है? आइसलैंड में। और एक प्रश्न और आता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 140वां स्थान है भारत का और 2020 की तुलना में ये 28 स्थानों की गिरावट हुई है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किसको हुआ है? स्विट्जरलैंड को। और विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का स्थान 43वां है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है? तो ये मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्रों में है। अगला प्रश्न है, देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2020 में हुए आम चुनाव में घाना के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो नाना अफूको एड्डो घाना के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दिसंबर 2020 में संपन्न आम चुनाव के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित कौन हुए हैं? शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। रोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? फ्लोरेंसिनो। और 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कब संपन्न हुए? 3 नवंबर 2020 को। आप जानते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने गए हैं। तो ये जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं और ये सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति हैं जिनकी उम्र 78 वर्ष है। अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का कार्यकाल 2009 से 2017 तक है। एक प्रश्न और है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट पर पहली श्वेत और एशियाई मूल की महिला जो पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, ये हैं कमला हैरिस। और देखिए दोस्तों, कमला हैरिस कहाँ से सीनेटर हैं? तो ये कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं।
शिंजो अबे, जापान में दोस्तों शिंजो अबे के त्यागपत्र देने के बाद 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। और 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका का प्रधानमंत्री पुनः किसे चुना गया है? महिंदा राजपक्षे को। लगातार 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता ली सिएन लुंग लगातार 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, जून 2020 में संपन्न हुए चुनाव में आइसलैंड का राष्ट्रपति पुनः चुना गया है किसको? गुडनी जोहानसन को। और 22 जनवरी 2020 को ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया है? तो कैटरीना सकेला रापोउलोऊ को। ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आप जानते हैं आइसलैंड है। और विश्व का सबसे अशांत देश कौन है? अफगानिस्तान है। वैश्विक शांति सूचकांक 163 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत भी बहुत अधिक शांत नहीं है, क्योंकि 163 देशों में इसका 135वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्यूवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल 3 भारतीय संस्थान कौन हैं? तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT बंगलुरु। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है नॉर्वे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 142वीं रैंकिंग है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में अंतिम स्थान यानी 180वां स्थान किसको मिला है? उत्तरी कोरिया को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम और अंतिम स्थान किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका को और अंतिम वेनेजुएला को मिला है। भारत का स्थान इसमें 40वां है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे दुखी देश कौन है? तो ये अफगानिस्तान है। यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड सबसे खुश और अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 139वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का 100वां पुष्ट मामला प्राप्त होने के बाद 43 हफ्तों में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन देशों के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो कोविड प्रदर्शन सूचकांक। कोविड प्रदर्शन सूचकांक में 110 देशों की सूची में शीर्ष स्थान भूटान को मिला है। और नवीनतम कोविड प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का 87वां स्थान है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसको मिला है? तो सिंगापुर ने हेरिटेज फाउंडेशन थिंक टैंक द्वारा जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2021 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को रखा गया है 121वें स्थान पर। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2021 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक या डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 53वें स्थान पर है। दोस्तों, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के अंतर्गत भारत को किन देशों की सूची में वर्गीकृत किया गया है? तो ये त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की सूची में वर्णित किया गया है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष स्थान नॉर्वे को मिला है। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 85वीं है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान चौथा है। जनवरी 2021 में नुम्बियों द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 67वां है। और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान किसका है? तो दोस्तों, उत्तर है जर्मनी 16 मिलियन प्रवासी, सऊदी अरब 13 मिलियन, रूस में 12 मिलियन और यूके में 9 मिलियन प्रवासी रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो हैं ये
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट देश या सोमालिया और दक्षिणी सूडान हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 86वां है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में निम्नतम स्थान पर कौन है? तो ये सीरिया है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 162 देशों की सूची में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उच्च प्रदर्शन करने वाले G20 समूह के 2 देश यूके और भारत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर स्वीडन, जो कि स्वीडन चौथी रैंक पे है, जो शीर्ष पे है। पहले 3 स्थान रिक्त रखे जाते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अंतिम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में भारत का 62वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम 3 स्थान जो है किसको मिले हैं? तो वर्ल्ड स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर, हेलसिंकी और ज्यूरिख को प्रथम 3 स्थान मिले हैं। भारतीय शहरों में हैदराबाद 85वां स्थान, नई दिल्ली 86वां, मुंबई 93 और बेंगलुरु को 95वां स्थान मिला है। एक महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 107 देशों की सूची में भारत की रैंक कितनी है? 94वें ही। और सबसे भुखमरी की भयावह स्थिति चाड, तिमोर लेस्टे और मेडागास्कर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक नवाचारी देश कौन है? ये स्विट्जरलैंड है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत 48वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार मध्य और दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश कौन है? तो ये भारत है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न मध्यम आय समूह के 3 नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं कौन हैं? तो वियतनाम, यूक्रेन और भारत। अगला प्रश्न है, वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है, ये सतत विकास रिपोर्ट है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में दोस्तों प्रथम स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर डेनमार्क है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 120वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, अंतिम स्थान पर लाइबेरिया। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 168वीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट। देखिए, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ये है डेनमार्क। और वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 76वीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने इसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्रमुख संधि सम्मेलन, विभिन्न राष्ट्रों के नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख सूचकांकों के बारे में पढ़ा, जो आपके आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।